हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सब जानते हो, वी आर रनिंग वन रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम एंटायर स्टैटिक पोर्शंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट पोर्शन से हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स एंड पॉलिसी, ठीक है, ये तीनों लेसन को कवर कर लिया है। एंड इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा हो दे कैन वॉच दोज वीडियो। एंड आज का जो डिस्कशन रहेगा वो पोल्यूशन लेसन पर रहेगा। ठीक है, और इसमें ना पोल्यूशन में हम कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, और सारे जो भी गैसेस है ना उसका सबका डिटेल जानेंगे। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह पढ़ेंगे, शॉर्ट लिव्ड केमिकल जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन। ठीक है, उसके बाद ही सारे केमिकल्स गैसेस वगैरह जानेंगे। उसके बाद एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल, जहाँ पे स्टबल वार्निंग के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन, जहाँ पे एसिड ट्रेन वगैरह कवर किया जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें पता रहने चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में जानेंगे, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रोसेस, और कुछ रेमिडिएशन मेथड जो है उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, और उनके रिलेटेड जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो भी सारा हम जो है इस वीडियो थ्रू कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज वीडियोस डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ देखो। जैसे आप सबको पता है, अभी रिसेंट ईयर में ना बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस इन्वायरमेंट में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस है ना कहीं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ह्यूमन एक्टिविटीज से ही जो है इंड्यूस हुए हैं। और ये क्लाइमेटिक चेंज में ना सबसे मेजर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज होना, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसको बढ़ने का सबसे एक इम्पोर्टेंट या सबसे मेजर रीजन हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आज के डिस्कशन का, दैट इज पोल्यूशन लेसन का। तो ग्रीन हाउस गैसेस जाने से पहले हम जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है, जब भी सन से कुछ रेज अर्थ पे आती है तो सर्टन अमाउंट ऑफ रेज जो है अर्थ एब्जॉर्व कर लेता है, और कुछ रेस को जो है वो इमिट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इस प्रोसेस को हम ना एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। पर अभी रिसेंट ईयर में ना बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रोजस ऑक्साइड, वाटर वेपर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सारे गैसेस इन्वायरमेंट में बहुत इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये जो है गैसेस जो भी आउटगोइंग रेज होती है, इंफ्रारेड होती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, उसको ट्रैप कर रही है। और इनके ट्रैप होने की वजह से, ठीक है, इस रेडिएशन के ट्रैप होने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। एंड ये गैसेस इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस का, वो इम्पैक्ट कर रहा है। एंड दिस गैसेस आर टर्म एज अ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और अप्रोक्स 95% जो है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो वाटर वेपर थ्रू किया जाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मेजरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। अब जानते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के ना कुछ इतने टाइप्स है, और ये सारे जो है ना उनके सोर्सेस सबसे पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि आयरन और की स्मेल्टिंग या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या ई वेस्ट से जो है। ठीक है, उसके बाद है मीथेन। तो मीथेन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ ऐसे टर्म्स है जिससे जो है हम थोड़ा बोल सकते हैं कि इससे थोड़ी ना पोल्यूशन होता है। ठीक है, इस टाइप का हमें जो है डाउट आ सकता है, क्योंकि ग्रोइंग ऑफ पैडी, ठीक है, पैडी को ग्रो करना, उसके साथ साथ वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड भी जो है मिथेन को जो है इमिट करती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेटलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मिथेन प्रोडक्शन। देन ग्रीन हाउस ग्रोइंग ऑफ पैडी एंड यस कैटल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वगैरह। ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल वगैरह तो रहेंगे। ठीक है, इनको तो हम गेस कर पाएंगे, पर मीथेन जो है वेटलैंड से और पैडी को ग्रो होने से भी निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गेस करने में डाउट आ सकता है। ये याद रखना कि मीथेन का ये भी सोर्स होते हैं। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्रॉप रेसिड्यू वगैरह। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर में वगैरह यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के यूज सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। साथ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्री से। पर फ्लोरोकार्बन
एल्यूमिनियम स्वेल्टिंग से, और जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है, ठीक है, वो सेम सोर्स होता है उनका। और बाद में है सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से स्टीम एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गए सर्टन सोर्सेस इन ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है। तो मैंने एक ही जगह पे सारे सोर्सेस मेंशन कर दिए हैं, सो दैट आपको जो है अच्छे से याद करने के लिए एक ही जगह पे पॉइंट मिल जाएंगे। सो यू कैन जस्ट वॉच दोस पॉइंट और टेक ए स्क्रीनशॉट और प्रॉपरली उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक टर्म हमको पता रहनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? गैसेस का पोटेंशियल जो अर्थ को वार्म कर सकती है विथ रिलेटिव टू द CO2, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। CO2 के रिस्पेक्ट में इसको काउंट किया जाता है एंड इट इज मेजर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जैसे कि इस फिगर में दिया है, ठीक है। जैसे कि CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मीथेन, ठीक है, 21 है, और इस तरीके से बाकी जो है गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन भी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा साल तक अगर वो एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं तो इतने साल तक वो जो है परसिस्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है CO2, ठीक है। CO2 के बारे में जानते हैं। देखो CO2 क्या है, मेजरली ना CO2 इट मेनली फाउंड क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, और इनकी जो डेंसिटी है वो एयर से काफ़ी ज़्यादा होती है, दस इट इज़ वन ऑफ द रीजन कि वो अर्थ के सरफेस से क्लोज होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना CO2 एक इफिशिएंट ऑब्जर्वर है इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है। और एक बात याद रखना CO2 के बारे में, ये जो भी इनकमिंग रेज होती है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसके लिए तो वो जो है ट्रांसपेरेंट करके एक्ट करते हैं, पर जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है, ठीक है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसके लिए वो एज अ ओपेक करके एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना CO2 के बारे में। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओजोन के बारे में, ठीक है। तो ओजोन क्या होता है, जैसे हमने बोला कि अभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, और ठीक है, जैसे हमने सोर्सेज भी देखे कि किस किस से जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के निकलने की वजह से क्या हो रहा है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में होती है, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, जो मेनली हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ के जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन ना डायरेक्ट अर्थ पे ना आ पाए, ठीक है, सॉरी सन के जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है ना, जो डायरेक्टली अर्थ पे ना आ पाए, ठीक है, एज अ शील्ड करके एक्ट करती है, उस लेयर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, दे आर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ अवर ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के ना दो टाइप है, एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जिसे हम गुड ओजोन बोलते हैं, जो ऊपर मिलता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में, और वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अ सोलर रेडिएशन, ठीक है। एक सेकेंड होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे हम बैड ओजोन करते हैं कहते हैं, और वो ना पोल्यूटन करके एक्ट होती है। ये ना जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड उसके साथ साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, तब वो ये जो है ग्राउंड लेवल ओजोन को बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है ना, वो एज अ सेकेंडरी पोल्यूटन करके एक्ट करता है। और ये जब ओजोन है ना, वो फर्दर फोटोकेमिकल स्मॉग का भी जो है फॉर्मेशन करता है, जिसे हम समर स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग में कहते हैं, ठीक है। और मेनली जब ये टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जब समर के टाइम में हमें ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखो। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ज्योग्राफी में सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, इट कॉज एन हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, एंड यस ओजोन लेयर ना डिप्लीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस है, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमो हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, उसके साथ साथ हैलोजन, एंड उसके साथ साथ मिथाइल ब्रोमाइड जो पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फायर एक्सटिंग्विशर या रेफ्रिजरेटर में वगैरह यूज किया जाता है, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, जिसको क्लीनिंग फॉर मेटल एज वेल एज अ सर्किट बोर्ड में यूज किया जाता है। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है ना, वो मेजरली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। और जैसे हमने जाना कि इनका यूज अभी भी इंडस्ट्री में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इनका जो इमिशन होता है इन गैसेस का, वो इम्पैक्ट कर रहा है अभी भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, ठीक है। और इसी को जो है मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस इंटरनेशनल लेवल पे प्रोविजंस लाए हैं। सबसे पहला है वियना कन्वेंशन, मोंटेरो प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी इनके बारे में जो डिटेल है ना, वो जब हम कन्वेंशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए याद रखो, ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ग्लोबल लेवल पे वियना कन्वेंशन, मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट करके लाया गया है। अब जानते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट। तो एक बात याद रखो, एक ना पोलर वर्टेक्स करके फिनोमेना हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो पोलर वर्टेक्स होता है, उसका फॉर्मेशन मेजरली पोलर रीजन में उस टाइम पे
एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन, ठीक है, ये पोलर वर्टेक्स का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन, ये दोनों जब होते हैं ना, ठीक है, दे यूज टू रिएक्ट विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये जाना, ठीक है, इन सब के साथ ना पोलर वर्टेक्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दे यूज टू रिएक्ट एंड दे समहाउ इम्पैक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है। किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ठीक है, तो ये बात याद रखो। और ये जो होता है ना पोलर वर्टेक्स, मेजरली हम बोल सकते हैं दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ अ हैलोजन, ठीक है, टू द एटमोस्फियर और ट्राटोस्फियर सॉरी ट्रोपोस्फियर एज वेल एज अ स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर तक उसको जो है हैलोजन गैसेस को ट्रांसफर करने का काम जो है पोलर वर्टेक्स फिनोमेना करता है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद ना जो अंटार्कटिक रीजन है ना, वहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर्टिक। अभी अंटार्कटिक में ज़्यादा होने की वजह है कि पोलर वर्टेक्स का फॉर्मेशन या पोलर वर्टेक्स जो वहाँ पे फॉर्म होता है वो एक्सट्रीम होता है एज कम्पेयर टू द आर्टिक रीजन में फॉर्म हुआ वाला पोलर वर्टेक्स, ठीक है, तो इस रीजन की वजह से अंटार्कटिक में बहुत ज़्यादा पोलर सॉरी ओजोन लेयर का डिप्लीशन दिखाई देता है। सो दिस इज रिगार्डिंग ओजोन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन रिलेटेड पॉइंट्स। अब देखते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पोल्यूशन। उसमें से सबसे पहला है मीथेन, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्या होता है, नाम से समझ में आता है, ऐसे पोल्यूटेंट जो क्लाइमेट में या एटमॉस्फेयर में कम टाइम तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मीथेन। अभी मीथेन क्या है, मीथेन ना मेजरली एक कलरलेस और एक ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है, ये कलरलेस और एक ऑर्डरलेस गैस है। मेजर कंपोनेंट जो हमारा नेचुरल गैस होता है वहाँ पे ये मिलती है। इंडिया अमॉन्ग द टॉप मीथेन इमिटर जो है वर्ल्ड का माना जाता है, ठीक है। सोर्सेस देखे जाए मीथेन के तो जो हमने अभी देखा था, वेटलैंड, राइस दैट इज पैडी का ग्रो करना, फॉसिल फ्यूल एंड लाइफ स्टॉक के वेस्ट मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद ना मीथेन जो है उसको उसके रिलेटेड ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मेजर्स लाए हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ मेजर्स बताती हूँ। सबसे पहला है ग्लोबल मीथेन असिस्टमेंट, ठीक है, ये यूएनईपी थ्रू लाया गया है। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, इन दोनों के कोलैबोरेशन थ्रू इसको लाया गया है। उसके बाद एक होती है ग्लोबल मीथेन बजट, ठीक है, जिसको एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट थ्रू लाया गया है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक ग्लोबल मीथेन प्लेस, ठीक है, इसको भी लाया गया है ग्लोबल लेवल पे, पर इंडिया जो है इन्होंने फिलहाल तो ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। कॉप 26 जब हुई थी UNFCCC की, उस टाइम पे इसको लाया गया था। सो दिस इज पॉइंट सर्टेन पॉइंट रिगार्डिंग मीथेन। और अब देखते हैं ब्लैक कार्बन के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन ना बेसिकली जिसको हम सूट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये ना स्ट्रॉन्गेस्टली एब्जॉर्व करता है सनलाइट को। और ना CO2 के बाद जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है वह है ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन के बारे में एक बात याद रखना, इट रिड्यूसेस द अल्बिडो। अभी अल्बिडो क्या होता है, मेनली जैसे हमें पता है वाइट वाली जो सरफेस होती है वो सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट को मतलब इमिट करती है, बैक करती है, ठीक है, इट डजेंट एब्जॉर्ब इट। बट ब्लैक सरफेस जो होती है ना वो मेनली सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है, और इसकी वजह से ऑब्वियसली टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो जाता है उस रीजन का। इसलिए बोला जाता है घर की जो छत होती है उसमें ना वाइट कलर ऊपर से पेंट किया जाता है, मोस्टली छत पे हम देख सकते हैं। तो देखो ये ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने यही बताया कि अल्बिडो क्या होता है, दिस इज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन का वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है अल्बिडो। तो ये हो गया अल्बिडो के बारे में। अब बाद में देखते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन दैट इज CFC। तो CFC क्या होता है, बेसिकली ना ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन लेयर डिप्लीट करती है और इन्हांस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को एज कम्पेयर टू CO2। तो इसी के वजह से ना इन सारे रीजन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस गैस को फेज आउट करने का सोचा और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया, ठीक है। अब जब CFC फेज आउट हुई तो उसके बदले में HFC आ गया, ठीक है, और SFC बाद में जो भी उसका यूज है रेफ्रिजरेटर में या एरेजोल प्रोपेलेंट में या सोविलेंट में वगैरह उसका यूज करना स्टार्ट हो गया। पर बाद में ऐसे रियलाइज हुआ HFC इज ऑल्सो अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस एंड दस किगाली एग्रीमेंट आता है और इसको भी जो हटाया जाए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और एक बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अभी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, इट हैज अ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और मेजरली इसको एज अ ट्रेसर गैस भी कहा जाता है जो लीक को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसके साथ साथ मैग्नीशियम के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ नाइट्रोजस ऑक्साइड। अब नाइट्रोजस ऑक्साइड क्या है, ये एक लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट है। ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर फील्ड से बहुत ज़्यादा निकलता है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द ह्यूज इमिटर ऑफ दिस गैस। और ये याद रखो, एक होता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है NO2,
जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ कूलिंग गैस होती है, पर ये जो होती है N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, वो होती है ग्रीन हाउस गैस। और उसके साथ साथ एक NO भी होता है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी जो है कूलिंग गैस होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोस ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ना एक वीक ग्रीन हाउस गैस है, शॉर्टली लिव्ड होती है। इसका मेजर इंपैक्ट अगर देखा जाए तो इफेक्ट द हीमोग्लोबिन, ठीक है, हार्मफुल इंपैक्ट करती है हीमोग्लोबिन पे। उसके बाद ना इसके बारे में एडिशनल पॉइंट अगर देखा जाए तो ये ना मेजरली गैस ऐसी गैस है जो एलिवेट करती है कंसंट्रेशन ऑफ अ मीथेन एज वेल एज द ट्रोपोस्फियरिक ओजोन को। एंड उसके बाद है वाटर वेपर। अभी वाटर वेपर जैसे मैंने बोला कि अराउंड 95% ऑफ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इनके थ्रू ही किया जाता है। एंड ये ना अराउंड 90% 6 किलोमीटर के रीजन में मिलती है। मेजरली जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर प्ले करती है फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर। जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, CO2 जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट तो है, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए जो है, आउटगोइंग रेडिएशन के लिए ओपेक माना जाता है। पर वाटर वेपर जो है दोनों लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एज वेल एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, इन दोनों को जो है एब्जॉर्ब करती है। तो ये पॉइंट याद रखना CO2 और वाटर वेपर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया वाटर वेपर का डिस्कशन। अब बढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टबल बर्निंग के बारे में जानना। तो स्टबल बर्निंग क्या होती है, जैसे हमें पता है जो भी क्रॉप में, जब हम फार्म में क्रॉप लगाते हैं तो उसका उसके बाद जब हार्वेस्टिंग वगैरह होने के बाद जो भी रेसिड्यू क्रॉप पे बच जाता है उसको बर्न करना, ठीक है, फायर लगा देना, सेटिंग द फायर टू द क्रॉप रेसिड्यू, इट इज नोन एज अ स्टबल बर्निंग। और ये मेजर रीजन है दिल्ली के रीजन में पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होने का। जैसे हमें पता है कि पंजाब हरियाणा रीजन में मोस्टली स्टबल बर्निंग दिखाई देती है, और वहाँ पे जो भी वहाँ से जो भी पोल्यूटेंट निकलता है वो डायरेक्टली दिल्ली NCR रीजन में कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें पता है दिल्ली ना एक मतलब बीच में आता है। ठीक है, इसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से, जैसे हम बताएं मुंबई, ठीक है, मुंबई में साइड में सी आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो पाता है। पर यहाँ पे दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एज वेल एज सराउंडिंग होने की वजह से, ठीक है, लैंड से ही प्रॉपरली जो भी एयर वगैरह वहाँ पे जो जाता है, ठीक है, वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपरली उसका जो है फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, दैट्स वाई वन ऑफ द रीज़न की स्टबल बर्निंग वाला जो भी पोल्यूटेंट होता है वो दिल्ली में कंसनट्रेट हो जाता है और दिल्ली का पोल्यूशन जो है लेवल बढ़ जाता है। तो देखो अभी स्टबल बर्निंग हो रही है तो इसके कुछ और मेजर रीजंस भी होंगे। तो क्या हुआ था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है पंजाब हरियाणा रीजन में लोग पैडी वगैरह का, जहाँ पे वाटर की ज़्यादा नीड होती है, उसको कल्टीवेट करना बढ़ा दिए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ था, ग्राउंड वाटर लेवल जो था वो उन रीजन में कम होने लगा। एंड दस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ अ सब सॉइल वाटर एक्ट लाया। ये एक्ट का मेजर तो एम था कि वो कंजर्व कर पाए वाटर लेवल को, और इसको कंजर्व करने के लिए ना उन्होंने ऐसा बोला कि बिटवीन 2 सोविंग सीजन इनके बीच में जो डिले पीरियड होता है ना, मतलब इन दोनों के बीच में का जो टाइम होता है ना वो उन्होंने कम कर दिया। और उन्होंने बोला कि देखो आप ग्राउंड वाटर का यूज़ मत करो, अब जो भी पानी आएगा, ठीक है, जो भी रेनफॉल होगा उसी का प्रॉपर यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों जो सोविंग सीजन के बीच का टाइम होता है ना, ठीक है, साल में 2 बार मोस्टली खेती की जाती है, तो ये दोनों बीच का जो टाइम होता है ना वो बहुत कम हो गया। ठीक है, और देखो पहले क्रॉप का रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, और जल्दी ही नेक्स्ट क्रॉप लगाने के दिन आ जाते हैं। दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका यूज करते हैं कि पुराने क्रॉप का रेसिड्यू को डायरेक्टली बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए लाया गया था प्रोजेक्ट, पर कहीं ना कहीं एरिया पोल्यूशन को लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक मेजर रीजन है। सेकेंड है नेक्स्ट वन इज अ मैकेनाइजेशन। अभी मैकेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे जो मेथड्स हैं कि जिस तरीके से हम स्टबल को कम कर सकते हैं, या स्टेबल वाले जो मेथड्स है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉपर उसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, दिस आर सर्टन रीजन क्योंकि स्टबल बर्निंग स्टिल कंटिन्यू हो रही है। तो इसके रिलेटेड कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, तो सबसे पहला है इन सितु मेजर, जहाँ पे हैप्पी सीडर का इंस्टॉलमेंट करना। ठीक है, उसके बाद है पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, पूसा डिकम्पोजर क्या है, एक लो कॉस्ट मटेरियल तो है ही, और ये ना एक माइक्रोबियल बायो एंजाइम्स है। ठीक है, उनका एक सॉल्यूशन है जो मेजरली लैंड पे स्प्रेड किया जाता है, और वो ना जो भी रेसिड्यू होता है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करती है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। और कुछ एक्सेटिव मेथड अगर देखा जाए तो जैसे कि बायोमास बना देना, कैटल फीड में यूज कर देना, या
मैन्यूअर बना के यूज कर लेना। सो दिस आर सर्टन मेजर्स जो लिए जा सकते हैं फॉर द स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी मेजर्स भी देखे जाए तो सबसे पहला है एनजीटी ने बैन करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम बैन किया है उन्होंने स्टबल बर्निंग को। एक नेशनल पॉलिसी मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू एक्ट को भी लाया गया था, और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ठीक है। तो दिस आर सर्टन मेजर्स जो लिए गए हैं पॉलिसी लेवल पे। अब देखते हैं कोई और मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे एयर पोल्यूशन, अगर जो भी दिल्ली एरिया में रिसाइड करते हैं उन सब वो जब जानते हैं कि बहुत बार रोडों पे एंटी स्मॉग गन का यूज किया जाता है, जहाँ से वाटर ड्रॉपलेट जो है स्प्रेड किए जाते हैं, ठीक है। एंड जो भी पोल्यूशन होता है एयर में वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया एंटी स्मोक गन। सेकेंड है ग्रीन क्रैकर, दिवाली के टाइम पे मोस्टली दिल्ली एरिया रीजन में, ठीक है, जहाँ पे या जो भी सिटीज़ है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है वहाँ पे जो है क्रैकर का बंद करना बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। पर कहीं ना कहीं अभी उसका क्रैकर बंद करने से अच्छा ग्रीन क्रैकर का जो है प्रोविजन लाया गया है। सो ग्रीन क्रैकर ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद एक मैनेजमेंट कमीशन का भी फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड अजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 इनके अंडर में फॉर्म की गई है। और जो भी मैनेजमेंट रहेगा एयर क्वालिटी का, ठीक है, उसके रिलेटेड अगर कुछ केसेस आते हैं तो वो ना डायरेक्टली अपील कर सकती है टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। इसका हेड जो है वो मेनली एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस मेंबर होते हैं एनवायरमेंट फील्ड में। उसके साथ साथ उन्होंने रिसेंट टाइम पे बैन भी किया है कोल का यूज इन एनसीआर रीजन। एंड इसी के अंडर में ना एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आता है जो एनसीआर रीजन में मेनली लागू होता है, एंड मेनली इट चेक द एयर क्वालिटी डिटोरिएशन इन दोस रीजन, ठीक है। तो ये हो गया एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद है एक नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर में ना 4 एयर पोल्यूटेंट देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, बाद में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलर मैटर दैट इज PM10 एंड PM2.5, ठीक है। ये सारे जो है पोल्यूटेंट इसमें जो है मॉनिटर किए जाते हैं। एंड CPCB जो है मेनली इसको एग्जीक्यूट करती है, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना, ठीक है। ये आ जाता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद एक सपर करके एक स्कीम है, दैट इज सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है ऑन एयर क्वालिटी। इसमें अप्रोक्स 10 पोल्यूटेंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। ये है सारे 10 पोल्यूटेंट, PM2.5, 10, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी, बेंजीन, टोलिन, एनाजाइलिन, ठीक है। इन सबको जो है इसमें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। ये जो भी पोल्यूटेंट में यहाँ पे मेंशन किए ना वो प्लीज आप अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये इस पे जो है PY मतलब हम बोल सकते हैं कि MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी इस इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में उन्होंने लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के अंडर। और यहाँ पे ना 6 एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जहाँ पे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, ठीक है, पुअर, वेरी पुअर एंड सर्वर कैटेगरी। और यहाँ में ना 8 पोल्यूटेंट को कवर किया जाता है, PM10, PM2.5, N2O, सॉरी NO2, H2O, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड, ठीक है। इन सबको जो है इसके अंडर में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, मतलब इन सबको जो है मॉनिटर किया जाता है। तो ये हो गए सर्टन मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब जानते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है एसिड रेन। तो देखो, जैसे हमें पता है एक पीएच स्केल होती है, ठीक है, जो मेजरली एसिडिटी को मेजर करती है। तो यहाँ पे एक 7 एक न्यूट्रल मार्जिन होती है। अगर पीएच स्केल में इंडिकेशन मोर देन 7 हो, ठीक है, दिस इज लेस देन 7, इट इज मोर देन 7। अगर मोर देन 7 हो तो मोर अल्कलाइन इन नेचर होती है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से कम हो दैट इज मोर एसिडिक होता है। जब पोल्यूशन जब प्रेसिपिटेशन ना मोर एसिडिक होता है अराउंड इतना पीएच वैल्यू का, ठीक है, अराउंड 5.6, उस रेन को हम जो है एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए कौन से मेनली ऑक्साइड या एसिड रेन को मेजर कॉज करते हैं, वो है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट, मतलब जो भी ऑक्साइड होते हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन के, दे रिएक्ट टू फॉर्म अ नाइट्रिक एज वेल एज अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ अ एसिड रेन, ठीक है। और एसिड रेन जो है वेट और ड्राई डिपोजिशन भी होता है उनका। वेट में अगर देखा जाए तो फॉग, स्मॉग या रेन के फॉर्मेट में, उसके साथ साथ ड्राई डिपोजिशन अगर देखा जाए तो डस्ट एंड ऐश के फॉर्मेट में, ठीक है। ऑब्वियसली इनका इफेक्ट देखा जाए तो सॉइल में होगा, ह्यूमन में होगा, एक्वेटिक एनिमल्स में वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बिल्डिंग्स में भी इम्पैक्ट होता है, मार्बल वगैरह उसकी शाइन चली जाती है।
उसके लिए अभी देखा जाए मेजर्स, देखा जाए कंट्रोल मेजर, तो एक लो सल्फर फ्यूल का लाना, उसके साथ साथ बफरिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है, ऐड करना कुछ ऐसे न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को जो एसिडिफाइंग वाटर को जो है उनकी पीएच वैल्यू को इंक्रीज करे और कहीं ना कहीं जो एसिडिटी होती है उसको डिक्रीज कर पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है यूज ऑफ अ लाइम इन द फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड अ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट रिलेटेड टू एसिड। अब देखते हैं कुछ न्यू टर्म्स के बारे में। एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली क्या होता है, इसमें ना जो भी कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कि वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर में उसको डिकम्पोज कर पाए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा कितना ऑक्सीजन की डिमांड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, कि वो जो भी मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर पाए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर बीओडी का लेवल ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एंड दस बीओडी हाई रहेगी एंड दस वी कैन से दैट ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वहां पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है ये जो बीओडी होती है ना, मेजरली यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर ऑफ अ डिग्री ऑफ अ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन अ वाटर बॉडी एंड इट इज ऑफन यूज फॉर इन अ वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, और बाद में है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में ना ऑर्गेनिक मैटर कंसीडर किया जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में याद रखो बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड को कंसीडर किया जाता है। और जितना टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर केमिकली ऑक्सीडाइज करना ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यहाँ पे कवर किया जाता है। और ये जो होती है ना ब्रॉडली आइडिया प्रोवाइड करती है कि कितना पोटेंशियल ऑक्सीजन डिमांड है ऑफ अ वाटर, इंक्लूडिंग जो ऐसा मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो है हम बोल सकते हैं डिकम्पोज ना हो पाए। ठीक है, और सीओडी में एक पॉइंट ये है कि इट मेनली यूज टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ अ बीओडी रिमूवल इन अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया बीओडी और सीओडी के बारे में। अब देखते हैं यूट्रोफिकेशन। तो क्या होता है, कभी कभी ना जो भी वेस्ट होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, वो डायरेक्टली ना वाटर में ही डिकम्पोज या वाटर में छोड़ा जाता है, एंड इसके वजह से ना कहीं न्यूट्रिएंट लेवल जो है वाटर का बढ़ जाता है। तो अगर वाटर का न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूथ्रिफिकेशन। ठीक है, और ये नेचुरली भी होता है, जैसे कि कभी कभी सेडिमेंट का इंक्रीज हो जाना, या कभी कभी कल्चरली जैसे कि फर्टिलाइजर का यूज या फैक्ट्री से वगैरह जो है मटेरियल को वेस्ट करना। ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट करना, ठीक है, वाटर बॉडीज में। ठीक है, इन सारी रीजन की वजह से भी हम बोल सकते हैं यूट्रोफिकेशन होता है। इनके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले है ओलिगोट्रॉपिक, जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल लेक का बहुत कम होता है। मिजोट्रॉपिक, जहाँ पे मॉडरेट लेवल का न्यूट्रिशन होता है। ईओट्रॉपिक, जिसका जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी न्यूट्रिशन लेवल नहीं, न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सबसे मेजर जो हमें याद रखना पड़ेगा वो है अल्गल ब्लूम, दैट इज इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट लेवल। अब जानते हैं कुछ रेमेडिएशन मेथड। तो सबसे पहला है बायो रेमेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ना यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस का वगैरह यूज किया जाता है टू क्लीन अप द कंटेमिनेट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बायो रेमेडिएशन। उसके बाद है बायो स्टिमुलेशन। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे मेनली ऐड किया जाता है कुछ न्यूट्रिएंट को, ठीक है, या ऑक्सीजन वगैरह को कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, कि जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो हेल्प करती है टू क्लीन अप द कंटेमिनेट इन्वायरमेंट, वो स्टिमुलेट हो पाए या वो फास्टन हो पाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन। उसके बाद है बायो एग्यूमेटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूज ऑफ अ प्लांट कि वो एब्जॉर्व करे या डिग्रेड करे पोल्यूटन को फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल। उसके बाद है फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, इसका मेजर अगर देखा जाए तो फाइटो रेमेडिएशन, इसमें ना स्पेसिफिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वगैरह जो है यूज किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है कंटेमिनेंट साइट पे,
कि वो जो है एक डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होती है पोल्यूटेंट को इनहांस कर पाए। ठीक है, ये हो गया कुछ टर्म्स जो हमें पता रहने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन में ऐसा कुछ बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए नहीं था, बस वही कॉजेज क्या होती है, फर्टिलाइजर का यूज़ होना बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, ठीक है, या जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है वो, ठीक है, इफेक्ट क्या रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी लूज होना, सैलिनिटी वगैरह इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये हो गया सॉइल पोल्यूशन। अब देखते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमें पता है अभी ग्लोबली बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड प्लास्टिक हमें पता है डिग्रेडेबल इन नेचर नहीं होती है। ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जो है सस्टेन काफ़ी टाइम तक रहती है। ठीक है, तो इसके वजह से प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल भी गवर्नमेंट ने लाया। ये जो रूल है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब इनके थ्रू लाया गया है। एंड ये जो है रूल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है। ठीक है, जब हमने लॉज ऑन एक्ट्स और पॉलिसीज पढ़े तभी हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, तभी हमने डिस्कस किया था कि कौन से रूल इसके अंडर में आते हैं। तो उनमें से एक था प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल। और ये जो रूल्स है ना विलेज एरिया में भी एक्सटेंड किए गए हैं। उसके साथ साथ एक टर्म आती है यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है, जनरेटर होता है, या जो ओनर होता है प्रॉपर पूरे जो वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू हैंडल द वेस्ट एज वेल एज टू रिसाइकल द वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, लोकल बॉडीज हैव टू मैनेज द वेस्ट। उसके साथ साथ जो वेस्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं उसका रीयूज करना, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में, वेस्ट टू एनर्जी में, या वेस्ट टू ऑयल में, ठीक है, वो किया जा सकता है, ऐसे रूल में मेंशन है। उन्होंने मल्टी लेयर प्लास्टिक को बैन किया है। और 2021 में कुछ अमेंडमेंट आई थी जिसके थ्रू सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था, पर ना एक कंपोजिट प्लास्टिक होती है उनको बैन नहीं किया था। उसके साथ साथ ये जो अमेंडमेंट, ये जो प्रोविजन रहेंगे इस रूल के, वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे सीपीसीबी के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में भी हमने कंप्लीटली डिटेल जाना था जब हमने एक्ट्स एंड पॉलिसीज पढ़ी थी। उसके बाद है वही कुछ इंक्रीज थिकनेस ऑफ अ प्लास्टिक बैग, तो ये कुछ माइन्यूट डिटेल उन्होंने ऐड की थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन जो हाईलाइट है वो मैंने बता दिया। ठीक है, और एक बाद में एक टर्म है माइक्रोबीड्स। ठीक है, तो माइक्रोबीड क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल या कंपाउंड है जो मेनली ना कॉस्मेटिक वगैरह में बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये ना कभी अगर इन केस ओशन वाटर में या सी वाटर में अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिशेज थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। एंड दस फिशेज जो है दे उनकी मतलब वो जो है उनके बॉडीज में माइक्रोबीड्स, प्लास्टिक माइक्रोबीड्स का कंटेंट जो है बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि एक टर्म था बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा था बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं बूस्टअप हो जाता है। ठीक है, सो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारा जो है हमने फर्स्ट लेसन जब हमने पढ़ा बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, उसी टाइम पे हमने ये कवर कर लिया था। ठीक है, आप याद करो या कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना। ठीक है, अब देखते हैं ई वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज ग्लोबल लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर स्टेटस जाना जाए तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड यूएस। इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी लाए गए हैं गवर्नमेंट थ्रू। ठीक है, वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखती है। ब्रॉड कवरेज दिया गया है सारे ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग को, और यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया जाए ई वेस्ट हैंडलिंग प्रोसेस को के वक्त। ठीक है, अंडर सीपीसीबी ये भी मेंशन किया गया है। एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, और ये ना इंसेंटिवाइज करेंगी रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर को। एंड उसके साथ साथ एक राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी जो है इस के अंडर में लाया गया है। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट पोल्यूशन, सॉरी ई वेस्ट पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द ई वेस्ट। नाउ लास्ट वन इज अ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जैसे हमें जानते हैं जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह से जो वेस्ट निकलता है उसको जो है मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंटेनिंग सर्टन केमिकल्स और सर्टन हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स लाया है 2016 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उन्होंने फेज आउट करने को कहा है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स को एंड ग्लव्स को, और एक बार कोड सिस्टम भी इस्टेब्लिश की है। एंड यहाँ पे ना चार कैटेगरीज में जो है डस्टबिन को डिवाइड करने का कहा है। ठीक है, जहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट डिकम्पोज या डाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि येलो, वाइट, रेड एंड ब्लू। और उसके साथ उन्होंने ऐसा भी इस रूल के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो प्रोवाइड करेगी लैंड फॉर द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज।
सो इस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजन इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं, सॉरी रूल में मेंशन किए गए हैं। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। हमने सारे जो भी पोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक है हमने कवर कर दिए। होप सो ये आपको हेल्पफुल रहा होगा एंड सी यू इन द सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, please do like, share and subscribe the channel. Thank you.